अब तक आपने सुना कि कैसे ख़याली और तुलसी के मुकदमे की आखिरी पेशी शुरू हुई और अदालत में हुई ज़ोरदार ज़िरह में दोनों ने किस प्रकार अपना पक्ष रखा। इस ज़िरह में कोर्ट साहब और जज साहब के अलावा प्रधान जी और पटवारी जी की भूमिका भी अहम रही। प्रधान जी और पटवारी जी ने इन दोनों फरीकैन को इतने लुभावने ऑफ़र दिए थे कि वे इन्हें नकारने की हालत में नहीं थे। ख़याली ने बड़ी चतुराई से भरे इजलास में भी प्रधान जी और पटवारी जी से इसकी अपरोक्ष पुष्टि करा ली थी। जज साहब ने दोनों को बोलने का पूरा मौका दिया क्योंकि वे हर कोण से संतुष्ट होकर ही कोई फैसला करना चाहते थे। सुनवाई लंच के पहले पूर्ण हो गई थी। अब लंच के बाद जज साहब ने क्या फैसला दिया, इसे एपिसोड 27 में सुने। शीर्षक है फैसला। लंच टाइम में अदालत के बरामदे में लोगों की भन्न भन्न फैल गई। आज की ज़िरह सुनने के बाद तमाशबीन खुद को धन्य मान रहे थे। पलक झपकते ही इस ऐतिहासिक मुकदमे की सुनवाई की खबर हर कान तक पहुंच गई। बाकी वकीलों ने खुद के मुकदमों में अगली तारीख लेने के लिए अपने इजलासों में दरखास्त लगा दी। वे सभी इस मुकदमे के हश्र के चश्मदीद होना चाहते थे। दोनों फरीकैन इत्मीनान से चाय की दुकान पर पहुँचे। उनके पीछे पीछे आज कुछ इजलासिये भी दुकान पर पहुँच गए। इतने सारे ग्राहकों को देखकर चाय वाले की बाँछें खिल गई। उसने एल्यूमिनियम की बड़ी सी केतली भट्टी पर चढ़ा दी। कुछ ही क्षणों बाद इसकी बतख नुमा चोंच से जेम्स वॉट के इंजन की तरह भाप निकलने लगी। लोगों की बातचीत से चाय वाले को अंदाज़ा मिल गया कि आज अदालत में कुछ बहुत खास हुआ था। ख़याली और तुलसी बेंच पर बैठ गए। चाय वाले ने उनकी वीआईपी चाय के गिलास उन्हें थमा दिए। फिर बाकी ग्राहकों को वह चालू चाय मारने लगा। उसकी गुल्लक में आज तेज़ी से अठन्नियाँ गिर रही थीं। समोसे की थाली में जल्दी ही वीरानी छा गई। ख़याली और तुलसी विचार मग्न थे। तुलसी बोले, यार ख़याली, लोग ठीक ही कहते हैं कि सरकारी आदमी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आज पटवारी जी को देखा, कैसे उन्होंने लप से दरखास्त जज साहब को पकड़ा दी। हमने उन्हें इसलिए थोड़े ही ना दी थी। ख़याली मुंडी हिलाकर बोले, लेकिन अपने प्रधान जी ने तो कोई ऐसी ऊंच नीच नहीं की। वे बेचारे तो पूरे टाइम हम ही लोगों की तारीफ करते रहे। हमने भी मौका देखकर उनकी बातें उन्हीं के मुंह से उगलवा ली थीं। कहो कैसी रही? ख़याली के चालूपन से तुलसी भी गदगद हुए। उन्होंने उत्साह बढ़ाया और बोले, अपना ख़याली कोई ऐसा वैसा थोड़े ही है। जब 10 मरते हैं तब एक पैदा होता है। उनकी बातों में मरने गड़ने का जिक्र सुनकर आसपास चाय सुड़कने वालों की नज़रें उनकी तरफ घूम गईं। उन्हें लगा कि फरीकैन खुद को सही साबित करने के लिए कहीं आज सचमुच में तो कत्ल नहीं करने वाले हैं। जब उन्हें लगा कि ये तो उनकी रोज़मर्रा की बातें हैं, तो वे पुनः चाय के गिलासों पर केंद्रित हो गए। चाय वाला उनके पास आकर बोला, आज क्या सारंगी और ढपली चुपचाप रहेंगी? कुछ भजन वजन हो जाए। तुलसी बोले, अभी तो रोटी भी नहीं खाई है। अदालत में आज दिमाग थक गया है। आज नहीं फिर कभी। चाय वाला एक प्लेट में 2 समोसे लेकर आया और बोला, ये समोसे आज हमारी तरफ से हैं, पैसों की चिंता मत करना। आज अदालत का सारा किस्सा उसे भी मालूम पड़ गया था। अतः वह लंच बाद लड़के को दुकान पर बिठाकर खुद भी कमरा नंबर 3 में जाने की सोच रहा था। ख़याली और तुलसी ने उसकी इस सप्रेम भेंट को उदरस्त किया। फिर गिलास में बची चाय हलक में उड़ेली। इसके बाद यंत्रवत
तुलसी के हाथ में चुनौती आ गई। वे हथेली पर सुरती रख कर चैतन्य चूर्ण तैयार करने लगे। ख्याली भी चैतन्य होने के लिए प्रतीक्षारत हो गए। उन्होंने मौन साध लिया। तुलसी ने आज सुरती तैयार करने में कुछ ज़्यादा ही वक्त लिया। शायद आज उन्हें अदालत में कुछ ज़्यादा ही कैलोरी की आवश्यकता थी। दोनों मित्र होठों के नीचे सुरती जमाकर अपनी सुषुम्ना में इसके आरोहण की प्रतीक्षा करने लगे। सुरती जब जागृत होकर ऊपर उठी और टन से उनके दिमाग में लगी तो तुलसी बोले, चलो ख्याली, अदालत के बरामदे में चलकर बैठते हैं, पता नहीं फिर कभी मौका मिले ना मिले। ख्याली ने उनकी पीड़ा समझी और उठ खड़े हुए। दोनों मित्र धीरे धीरे कमरा नंबर 3 के उस पवित्र धाम की ओर चल दिए जो पिछले 1 दशक से उनके जीवन में रौनक किए हुए था। लंच का समय समाप्त हो रहा था। उनके जाते ही दुकान पर भीड़ कम हो गई। ख्याली और तुलसी इजलास के सामने बरामदे में पसर गए, मानो किसी ने उनके पैरों से सारी शक्ति निचोड़ ली हो। ख्याली बोले, यार, आज बायां अंग फड़क रहा है। आज कहीं जज साहब केस तो नहीं निपटा देंगे? तुलसी गहरी सांस भरकर बाहर फेंकते हुए बोले, हुई है वही जो राम रचि राखा। इसी समय भोजन अवकाश समाप्त हो गया और अर्दली उन्हें बुलाने आ गया। ख्याली उससे बोले, अर्दली साहब, बुरा मत मानना, लेकिन आज हमारे केस की जरा एक जोरदार पुकार लगा दो। पता नहीं इस जन्म में फिर ये पुकार सुनने को मिले ना मिले। उनका करुण स्वर सुनकर अर्दली ने भी बुरा नहीं माना और उनकी अंतिम इच्छा का मान रखते हुए उसने अपनी पूरी आवाज़ में उनके मुकदमे की पुकार इमारत में गुंजा दी। इसे सुनकर फरीकैन का रोम रोम खिल गया। वे ऊर्जावान होकर अपने पैरों पर खड़े हो गए। अर्दली उन्हें देखकर मुस्कुराता हुआ इजलास में चला गया। इसके बाद ये ज़हीन मुकदमेबाज हरामा हरामा इजलास में दाखिल हुए। न्याय का दरबार पुनः सज गया था। पटवारी जी के सबूत ने कोर्ट साहब के मन में आशा के फूल खिला दिए थे, क्योंकि आज तक वे भी यही कहते आए थे कि फरीकैन के बीच दांत काटी रोटी है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात को तवज्जो नहीं दी थी। आखिर इजलास की भी तो मजबूरी थी। जब तक बात बिना शक साबित ना हो जाए तब तक जज साहब की कलम भी नहीं उठ सकती थी। पटवारी जी ने आज एक ऐसा ही सबूत जुटा दिया था जिससे फरीकैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कोर्ट साहब बेहद खुश थे। जज साहब कुर्सी पर बैठे हुए अपने दोनों हाथों में फरीकैन की गोदनामे वाली दरखास्त यूं पकड़े हुए थे मानो यह छोड़ते ही चिड़िया की तरह फुर्र से बाहर उड़ जाएगी। वे फरीकैन को बोलो अब क्या कहना है वाले अंदाज में देख रहे थे। कटघरा खाली था। कोर्ट साहब कुछ कहने के लिए अकुला रहे थे, लेकिन जज साहब ने उन्हें इशारे से रोक दिया। वे नहीं चाहते थे कि कोर्ट साहब अपनी किसी भी हल्की बात से पटवारी जी की बनी बनाई खीर में नींबू निचोड़ दें। उनके हिसाब से मौजूदा फरीकैन कभी भी और कुछ भी कर सकते थे, लिहाजा वे पूरी एहतियात बरत रहे थे। उन्होंने फरीकैन को सामने आने का संकेत किया। जज साहब उन्हें दरखास्त दिखाकर बोले, तुलसी, तुम्हें इस दरखास्त के बारे में कुछ कहना है? क्या ये दरखास्त पटवारी जी को तुमने दी थी? तुलसी बोले, हुजूर, एक दरखास्त दी तो थी, लेकिन ये पता नहीं कि यह वही वाली है। दूर से तो सारे कागज़ एक जैसे ही दिखाई देते हैं। जज साहब ने अर्दली के हाथ से दरखास्त भेजकर दोनों को दिखवाई और पूछा, अब बताओ कि इसमें जो गोदनामे वाली बात लिखी है, क्या तुम्हें उससे इनकार है? दोनों एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं है हुजूर।
ख्याली बोले, हमने तो लिखा पढ़ी पक्की करने के लिए दरखास्त दी थी, वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी। जज साहब बोले, तो तुम मानते हो कि तुम दोनों के बीच अब कोई रंजिश नहीं है? ख्याली बोले, रंजिश ख़त्म हो इसीलिए तो पोती गोद दे रहे हैं। जज साहब जरा संभल कर बोले, हमारा मतलब है कि तुम्हें तुलसी पर पूरा भरोसा है। ख्याली बोले, पूरे गांव में एक तुलसी ही तो हैं जिन पर चाहे दोस्ती हो या दुश्मनी पूरा गांव भरोसा कर सकता है। जज साहब ने बात साफ की, हमारा मतलब है कि तुम्हें तुलसी से तो अपनी जान का कोई खतरा नहीं है। ख्याली बोले, जब हमने अपनी जान ही तुलसी की झोली में डाल दी है तो अब कैसी हमारी जान और कहाँ की जान। जज साहब जितना पूछते थे उतना ही उलझ जाते थे। उन्होंने ख्याली की जगह तुलसी से पूछा, तुम बताओ तुलसी राम, अब तुम्हें ख्याली से कोई खतरा तो नहीं है? तुलसी बोले, जब हम ख्याली की बहुरिया को अपनी बिटिया बना लिए हैं तो फिर हमें बिटिया के बाबा से क्या डर हो सकता है? अब कोई बाबा अपनी पोती के नाना पे गड़ासा थोड़े ही चलाएगा। जज साहब रिश्तों की वंशावली सुलझाने में उलझ गए। उन्हें लगा कि तुलसी ने अभी सिर्फ इतना ही स्वीकारा था कि फिलहाल कत्ल वाली कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन रंजिश नकारने वाली भी कोई बात नहीं की थी। कोर्ट साहब से अब बर्दाश्त नहीं हुआ और बोलने के लिए उन्होंने स्कूल के विद्यार्थी की तरह हाथ ऊपर उठा दिया। उनकी व्याकुलता देखकर जज साहब ने अनुमति दे दी। कोर्ट साहब लपक कर बोले, इसका मतलब यह है ख्याली राम कि अभी जो 3 दिन पहले इजलास में तारीख लगी थी उसमें तुमने रंजिश वाली बात सरासर झूठ बोली थी। ख्याली तपाक से बोले, हमें नरक की आग में थोड़े ही जलना है साहेब। गोदनामे की दरखास्त को देख लिया जाए कि इस पर पिछली पेशी के बाद की तारीख पड़ी है। पिछली पेशी पर हमने सारी बातें सच सच ही बोली थीं। कोर्ट साहब ये जानकर अपना सा मुंह लेकर रह गए कि उनकी संधि को मात्र अभी 3 दिन ही हुए थे। कोर्ट साहब शायद झूठ बोलने के एवज में ख्याली को अपने रौब में लेना चाहते थे, लेकिन ख्याली साफ फिसल गए थे। उन्होंने इसका दस्तावेजी सबूत भी पेश कर दिया था। इसके बाद जब जज साहब ने कोर्ट साहब की तरफ देखा तो वे खुद ब खुद 2 कदम पीछे हटकर अपनी जगह पहुंच गए। जज साहब ने पुनः मोर्चा संभाला। उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि ये फरीकैन ऐसे काबू में आने वाले नहीं हैं। वे बोले, हमें लगता है कि तुम लोगों ने अदालत को गुमराह करने के लिए ये गोदनामे की दरखास्त दी है। पटवारी जी को तो लगा था कि तुम्हारे बीच अब कोई अदावत है ही नहीं, ख़त्म हो गई है, लेकिन वे गलत निकले। अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना पटवारी जी तुम्हारी अर्जी ना मंजूर कर दें। कल को अगर तुम्हारी रंजिश उफान मारेगी तो पता नहीं तुम उस नन्ही सी जान के साथ क्या सलूक करोगे। जज साहब ने बहुत गहरी चोट कर दी थी। इसे सुनकर तो फरीकैन के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। तुलसी तो तत्काल ही घुटनों के बल आ गए और उन्होंने हाथ जोड़ दिए। ख्याली ने भी तुलसी के अनुसरण में पल भर की भी देर नहीं लगाई। तुलसी हाथ जोड़कर बोले, हुजूर ऐसा गज़ब कर मत देना, मेरी घरवाली तो ये सुनते ही मर जाएगी। हमारे तन में कीड़े पड़े जो हम कभी उस नन्ही पिरानी का सपने में भी बुरा सोचें। हमें तो भगवान ने निपूता रखा था, लेकिन उसी नन्ही सी जान ने हमें निर्वंशी होने से बचाया है। हमारे मुंह से अगर कोई गलत बात निकल गई हो तो सरकार हमारी जुबान काट लें, लेकिन हमसे कन्या न छीने। तुलसी हाथ जोड़े अपनी ही रौ में बोले जा रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ख्याली से जब मित्र की ये दशा
देखी नहीं गई थी, उन्होंने भी अदालत के फर्श पर अपना माथा टिका दिया। जज साहब ने तो अंदाजे से तीर चलाया था, लेकिन लगता था कि ये सीधा फरी कैन के दिल के पार हो गया था। उन्हें एक साथ दो शिकार मिल गए थे। उम्र दराज तुलसी को जार जार रोता देख जज साहब का मन भी करुणा से भर गया। कोर्ट साहब समेत सभी इजलासिये अब उन्हें तुलसी के खेमे में खड़े नजर आए। मिनट भर के भीतर अदालत का नज़ारा बदल गया था। चाय वाला भी दुकान छोड़कर जिरह सुनने आया था। वह तेजी से तुलसी के पास पहुंचा और उन्हें सहारा देकर उठाया। ख्याली अभी तक दंडवत थे, अतः अर्दली उनके पास धीरे से कान में बोला, उठ जाओ ख्याली राम, अब सब ठीक है। अर्दली के वचन कान में पड़ते ही ख्याली आंख मिचमिचाते हुए उठ खड़े हुए। जज साहब बोले, इजलास के मुताबिक मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इजलास की कार्रवाई अभी आधे घंटे के लिए रोकी जाती है। इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। यदि किसी को अभी भी कुछ कहना है तो वह इजलास के सामने बोल सकता है। जज साहब की तकरीर से मुकदमे का फैसला लगभग स्पष्ट हो गया था, अतः ख्याली आंख मिचमिचाते हुए उनके सामने आ गए। जज साहब बोले, इतने साल से लगातार बोल ही तो रहे हो, अभी भी कुछ कहने को बाकी रह गया है? ख्याली धीरे से बोले, हमारी तो सरकार बस एक ही प्रार्थना थी कि हुजूर अगर फैसले के पहले एक दो तारीखें और लगा दे तो। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़कर जज साहब के चेहरे पर नज़रें चिपका दी। जज साहब ने ख्याली पर ऐसी नज़र डाली जिससे स्पष्ट था कि इस वक्त ख्याली उन्हें कुत्ते की ऐसी पूंछ नज़र आ रहे थे जो कभी सीधी नहीं हो सकती थी। अदालत आधे घंटे के लिए मुलतवी हो गई। इस बीच फरी कैन ने सुरती का सेवन किया और माथे पर बल डालकर बरामदे में चहलकदमी की। इसके बाद अदालत फिर सज गई। इस बीच जज साहब ने इस ऐतिहासिक मुकदमे का फैसला लिख दिया था। अब इसे इजलास में सुनाना भर शेष था। जज साहब पीठासीन हो गए। कोर्ट साहब, अर्दली, पेशकार, फरी कैन और तमाशबीन सभी अपनी अपनी जगह जम गए। हर नज़र जज साहब के चेहरे पर जमी थी। आखिरकार जज साहब ने फैसला पढ़ना शुरू किया। वाद संख्या 313/1990 सरकार बनाम फरी कैन, तुलसी राम वल्द, लक्ष्मी दत्त और ख्याली राम वल्द टीकाराम साकिनान फला फला में आज सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों को बराबर का मौका दिया गया। यह केस आज फैसले तक पहुंच गया है। इस केस की शुरुआत फरी कैन के बीच मामूली विवाद से हुई थी। इस मसले को सरसरी तौर पर देखकर जाब्ते की कार्रवाई अमल में लाई गई। ये एक ऐसा मामला था जिसे गांव के 4 बुजुर्ग मिल बैठकर भी निपटा सकते थे। फरी कैन पड़ोसी हैं, अतः दोनों के बीच छोटी मोटी कहासुनी की संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फरी कैन ने आज तक एक दूसरे पर कोई अहम हमला नहीं किया है। आमादा फसाद होना और फसाद कर देने के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। फरी कैन लोक गायक हैं और भजन गाते हैं। अपने हुनर की वजह से इन्हें हर जगह तरजीह मिल जाती है। अदालत में भी इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इन्हें मुकदमे में मज़ा आने लगा। ये हर तारीख का बेचैनी से इंतज़ार करने लगे। बीच में कई बार सरकारी वकील ने मामले को खारिज कराने की भी कोशिश की, लेकिन फरी कैन ने अपनी चतुराई और लफ्ज़ी से उन्हें कभी कामयाब नहीं होने दिया। फरी कैन कोर्ट साहब और इजलास को अपना कत्ल हो जाने का डर दिखाकर अपने मुकदमे को जीवित रखे रहे। फरी कैन
अदालत की लकीरी की फकीरी को भांप गए थे, लिहाजा हर बार कानून के सामने एक शक की दीवार खड़ी कर देते थे। इसके कारण किसी को ना तो कभी इनकी दोस्ती का यकीन हो पाता था और ना ही दुश्मनी का। ये खेल मेरे सामने भी हुआ और मुझे भी लगा कि फ़िलहाल ये केस निपटने वाला नहीं है, लेकिन ये अदालत है जहां सबूत परखे जाते हैं। फरीकैन ने जाने अनजाने अपनी दोस्ती का लिखित सबूत बतौर गोदनामा दरखास्त पटवारी जी को सौंप दिया था। अदालत पटवारी जी की शुक्रगुजार है कि आज उन्होंने उस अहम सबूत को अदालत के सामने रखा जिसने फरीकैन की अदावत को बेबुनियाद साबित कर दिया। फरीकैन आज भी इस सबूत को दूसरा रंग देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक दुधमुही बच्ची के मोह ने इनकी कोशिशें नाकाम कर दी और इनका राज फाश हो गया। आज इंसान जहां कन्या भ्रूण हत्या जैसा महापाप करने में भी संकोच नहीं करता, वहीं फरीक श्री तुलसीराम ने एक बच्ची को गोद लेने की खातिर खुद को भी सजा भुगतने के लिए प्रस्तुत कर दिया। इस नेक काम में फरीक ख्याली राम भी तुलसीराम के साथ दिखाई पड़े। जिस समाज में स्त्री शक्ति का मान करने वाले ऐसे लोग हों, वह कभी बिखर नहीं सकता। अदालत में आज तुलसीराम की आंखों से बही आंसुओं की धारा ने फरीकैन के दिलों का कलुष धोकर इन्हें निर्मल बना दिया है। मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि आज के बाद फरीकैन दो सगे भाइयों की तरह रहेंगे। वे अब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एक नन्ही बालिका ने इन्हें प्रेम के अटूट बंधन में बांध दिया है। अब ये दुनिया का भरोसा तो तोड़ सकते हैं, लेकिन एक नन्ही बच्ची के आगे लाचार हैं। इतने समय तक अदालतों में चक्कर लगाने से फरीकैन को मुकदमेबाजी का मानो नशा लग गया था। आज इतना कुछ हो जाने के बाद भी फरीक ख्याली राम इजलास से यही चाहते थे कि मुकदमा अगर 2-3 तारीखों तक और खिंच जाए तो बेहतर है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि अदालतों का समय बहुत कीमती होता है। इसे किसी के शगल के लिए बर्बाद नहीं किया जा सकता। यहाँ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो मसले आपस में मिल बैठकर हल हो सकते हैं, उन्हें खामोखा अदालत में नहीं लाना चाहिए। इनके कारण बहुत से ज़रूरतमंद इंसाफ के इंतज़ार में बूढ़े हो जाते हैं। फरीकैन की इस बेजा हरकत पर अदालत सख्त एतराज़ जाहिर करती है। फरीक ख्याली राम और उनके परिवार के बारे में जो पहलू उजागर हुए हैं, वे सचमुच काबिले तारीफ़ हैं। ख्याली राम की धर्मपत्नी अदालत की शाबाशी की हकदार हैं, जिन्होंने अपनी पोती गोद देकर अपने पड़ोसी का घर खुशियों से भरने में पल भर की देर नहीं लगाई। शायद इसीलिए उन्हें इतनी संस्कारवान बहू मिली है कि जिसने अपनी निसंतान और बुजुर्ग पड़ोसी की गोद में अपनी पुत्री डालकर दान की सीमा के भी पार जाकर दान दिया है। अपने श्रेष्ठ विचारों और संस्कारों से उसने पड़ोसी के मन में भी पुत्री का स्थान बनाया है। ख्याली राम के पुत्र ने भी परिवार के फैसलों का मान रखा है। संभवतः ख्याली राम ने अपने परिवार की परवरिश करते वक्त अपनी सारी अच्छाइयाँ उन्हें देकर स्वयं को रिक्त कर लिया था, अन्यथा वे इस मुकदमेबाजी से दूर रहते। कानून लोगों का जीवन सुख और शांति से पूर्ण रखने के लिए है। कई बार कानून की आत्मा इसकी इबारत से दूर मिलती है। कानून का इस्तेमाल विवेक और आत्मविश्वास से किया जाना चाहिए, ना कि मात्र अपनी खाल बचाने के लिए। हर मसला अदालत पर थोप देना समझदारी नहीं कही जा सकती। मैं चाहूँगा कि थाना हल्का अदालत के इन शब्दों पर गौर करेगा
फरीकैन की अब तक की कारगुजारी हालांकि इन्हें सज़ा की हकदार बनाती है, लेकिन इनकी ज़ाती ज़िंदगी इन्हें एक अच्छा इंसान भी साबित करती है। गौरतलब है कि इलाके के पटवारी जी और ग्राम प्रधान जी ने भी इनके नेक चाल चलन की गारंटी दी है। अतः ये अदालत नरम रुख अपनाते हुए फरीकैन द्वारा अनजाने में की गई हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए सख्त तायीद करती है कि फरीकैन द्वारा दोबारा ऐसी कोई हरकत करने पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अदालत सारे सबूतों, गवाहों और दस्तावेजों की बिना पर पूरी तसल्ली से गौर करने के बाद मुतमईन होकर वाद संख्या 313/1990 सरकार बनाम फरीकैन तुलसीराम और ख्याली राम को बातारीख आज इस अदालत की मोहर व दस्तखती खुद खारिज करती है। जज साहब पूरा फैसला पढ़ चुके थे। इजलास में सन्नाटा पसरा था। कुछ लोग अभी भी मुंह बाए थे क्योंकि फैसले के कई अल्फाज उनके सिर के ऊपर से निकल गए थे। जज साहब ने जब सबकी चुप्पी देखी तो उन्होंने पुनः फैसले पर नज़र डाली कि कहीं उन्होंने किसी दूसरे मुकदमे का फैसला तो नहीं पढ़ दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कोर्ट साहब की तरफ देखा तो कोर्ट साहब की आंखें डबडबा रही थीं। वे खुशी के मारे रोने रोने को हो रहे थे। कोर्ट साहब अपनी जगह पर खड़े हुए और ताली बजाने लगे। इसके बाद सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। फरीकैन को ये सारा माजरा समझ नहीं आया। ख्याली अपनी आंख मिचमिचवाते हुए बोले, यार तुलसी, कहीं अपन लोगों को जेल तो नहीं हो गई? क्योंकि सबके साथ में कोर्ट साहब भी ताली बजा रहे हैं। तुलसी क्या जवाब देते, वे तो स्वयं अज्ञान के अंधकार में भटक रहे थे। अतः वे भी उनका मुंह ताकने लगे। जज साहब फैसले पर दस्तखत करके अपने चैम्बर में चले गए। इसके बाद प्रधान जी और पटवारी जी फरीकैन के पास आकर बोले, अब उठो भाई और घर चलो। आज के बाद कभी यहाँ नज़र मत आना। तुम्हारा मुकदमा ख़त्म हो गया है। ख्याली बोले, यहाँ की चाय की दुकान पर भी नहीं? उनके बगल में खड़ा चाय वाला बीच में टपक कर बोला, चाय की दुकान पर तो तुम्हें हर हफ्ते आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रौनक तो तुम दोनों से ही है। फरीकैन अब समझ गए कि आखिर में कोर्ट साहब ने उनका मुकदमा मौत के घाट उतार ही दिया था। यहाँ अब उनका कोई नाम लेवा नहीं था। वे बोझिल कदमों से कोर्ट रूम के बाहर आए। दोनों ने इजलास की चौखट की धूल माथे से लगाई। वे दरवाजे के पास खड़े अर्दली से विदाई के समय गले मिलते ही फपक पड़े। अर्दली अचंभित रह गया क्योंकि जज साहब ने उन्हें कोई फांसी जैसा तो हुक्म नहीं सुनाया था। जब उसे उनके रोने की असली वजह समझ आई तो उसकी आंखें भी भर आईं। ज़्यादा समय तो अगर दुश्मन भी साथ रहे तो आपस में प्यार हो जाता है। फिर ये तो उसके बरसों पुराने फरीकैन थे जिन्होंने कभी उसे फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। जैसे ही उसे लगा कि अब कभी ये दोनों अदालत में नहीं दिखेंगे तो उसने भी उनके गिर्द बाहों की पकड़ मजबूत कर दी। अदालत से बाहर निकलकर उन्होंने चाय वाले की दुकान से सारंगी और ढपली उठाई और उससे भी भरत मिलाप किया। वे जब चलने लगे तो चाय वाला उन्हें एक थैला देकर बोला, आप लोगों के कारण हम पर हमेशा लक्ष्मी मैया की अच्छी कृपा रही, सो आप लोगों के लिए एक छोटी सी भेंट है। ख्याली ने थैला ले लिया। वे धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर चलने लगे। तुलसी बोले, ख्याली जरा थैला खोल के तो देख लो, पता नहीं कहीं साले ने कल के बासी समोसे ना रख दिए हों। ख्याली ने थैला खोल कर देखा तो उनके नेत्र चमकने लगे, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने महुए की 2 बोतलें और भुनी हुई रोहू की पूंछ देख ली थी। ख्याली ने तत्काल थैले का मुंह खोलकर ये नज़ारा तुलसी को भी दिखा दिया। परिणाम स्वरूप उनके नेत्रों की भी चमक बढ़ गई। वे सुस्ती त्याग कर
बस स्टैंड की ओर लंबे लंबे डग भरने लगे। गांव पहुंचकर दोनों ने घर जाकर स्नान किया, मानो शमशान घाट पर वे अपने मुकदमे की चिता फूंक कर आए हों। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके वे चाय वाले की सप्रेम भेंट के साथ अपनी साधना शिला पर जम गए। आज उनके सामने कल की चिंता नहीं थी और आज का गम गलत करने के लिए उनके पास भरी हुई 2 बोतलें थीं। एक बोतल खत्म होने के बाद वे शिला पर लमलेट हो गए और उन्होंने आसमान के तारों के बीच अपने पूर्वजों की तलाश शुरू कर दी। तुलसी ने तो शीघ्र ही तारक मंडल में टिमटिमाते अपने स्वर्गीय पिता लक्ष्मी दत्त और माता छिमली देवी को पहचान लिया, लेकिन ख्याली अभी भी अपने स्वर्गीय पिता टीकाराम जी को ढूंढ रहे थे। तुलसी बोले, तुम्हारे बाबूजी तो शुरू से ही लड़ाका रहे हैं। जहाँ भी 2 तारे लड़ते हुए दिखाई पड़े बस समझ लेना कि उनमें से एक टीकाराम है। अनजाने में ही तुलसी एक नए झगड़े यानी एक नए मुकदमे की नींव डालने जा रहे थे। गनीमत ये रही कि इस वक्त ख्याली चेतना के इतने उच्च सोपान पर थे कि उन्हें अपने पिताश्री का नाम भी विस्मृत हो चुका था। अतः जवाब में उनके मुंह से अस्फुट से शब्द फूटे, कौन साला टीकाराम। इसके बाद वे वहीं ढेर हो गए। तुलसी ने दूसरी बोतल का ढक्कन खोल लिया था और दूर जंगल में अब सियारों की हू शुरू हो गई थी। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.